हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को नमस्कार और आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आप सभी ने देख लिया, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कर दो ताकि जो स्टूडेंट है वो लाइव आ सके और सेशन को ज्वाइन कर सके। इसी के साथ में अपन आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, पैनक्रियाटाइटिस ये कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन पढ़ते हैं पैनक्रियाज को। पैनक्रियाज इज एक्सेसरी ऑर्गन। पैनक्रियाज क्या होता है बच्चों? पैनक्रियाज एक एक्सेसरी ऑर्गन होता है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अपन मेन ऑर्गन पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, एक तो मेन ऑर्गन और एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में अपन पैनक्रियाज को पढ़ते हैं। पैनक्रियाज को और किस नाम से जाना जाता है? पैनक्रियाज आल्सो नाउन एज स्वीट ग्लैंड। पैनक्रियाज को किस नाम से जाना जाता है? स्वीट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्वीट यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है पैनक्रियाज। इसके अलावा पैनक्रियाज को और किस नाम से जाना जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड। किस टाइप की ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट MCQ पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड MCQ। ठीक है बच्चों, कि पैनक्रियाज किस टाइप की ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अपन 3 टाइप की ग्लैंड पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। तो पैनक्रियाज हमेशा किस टाइप की ग्लैंड होती है? मिक्स्ड ग्लैंड होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं पैनक्रियाज की कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अपना ये क्या होता है बच्चों? स्टोमक होता है, अंग्रेजी के अक्षर जे का आकार का होता है। स्टोमक अंग्रेजी के अक्षर जे के आकार का होता है। ठीक है, अब इस स्टोमक के जस्ट पीछे की साइड, स्टोमक के जस्ट पीछे की साइड यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एक पैनक्रियाज होता है, जिसका ये हेड होता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पैनक्रियाज की लोकेशन आपसे पूछे तो पैनक्रियाज सिचुएटेड और लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक, बिहाइंड स्टोमक और लीवर के जस्ट नीचे बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? लीवर होता है। यहाँ पे क्या होता है? लीवर होता है। लीवर के जस्ट नीचे स्टोमक पर पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज के मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये पीछे वाला पोर्शन है, इसको टेल बोला जाता है, बीच वाले को बॉडी बोला जाता है और इस पोर्शन को हेड बोला जाता है। अब अगर पैनक्रियाज के शेप की बात करें तो किस शेप का होता है? अपने हाथ के शेप का होता है। अगर मुट्ठी बंद करते हैं ऐसे अपन हाथ को करें बच्चों, तो सेम इसी प्रकार का पैनक्रियाज होता है। ये टेल वाला पोर्शन, ये बॉडी वाला पोर्शन, ये हेड वाला पोर्शन, ये 3 इसमें मेनली पार्ट पाए जाते हैं पैनक्रियाज में। अब देखो, यहाँ से MCQ निकलना स्टार्ट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। MCQ जो टेल है वो भी इम्पोर्टेंट अपने आप में, और जो हेड है वो भी इम्पोर्टेंट है। दोनों से MCQ पूछे जाते हैं। टेल का क्या क्वेश्चन बनता है कि पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट एंडोक्राइन की तरह काम करता है? तो टेल एंडोक्राइन की तरह काम करता है, यानी हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है पैनक्रियाज का टेल पोर्शन। ये ESIC में रिपीट हुआ 3-4 बार क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों, पैनक्रियाज के कौन से पार्ट का मोस्ट कॉमन कैंसर होता है? तो हेड का। मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ पैनक्रियाज कौन से पार्ट का? हेड का। सबसे ज्यादा कैंसर हेड पार्ट का होता है। और जब हेड को ड्यूडेनम को लीवर और यहाँ पे जो कॉमन बाइलरी डक्ट होती है उसको अगर रिमूव किया जाता है बच्चों, तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है विपल्स प्रोसीजर, विपल्स सर्जरी।
वीपल सर्जरी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें पेनक्रियाज का हेड है वो भी रिमूव किया जाता है। तो वीपल सर्जरी, इसकी कैंसर होने पे उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, वीपल सर्जरी, ठीक है। तो ये हो गया पेनक्रियाज का। इसके अलावा पेनक्रियाज का काम क्या होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं। तो अगर अपन बात करें एक्सोक्राइन की, यानी जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ से कैसे रिलीज होते हैं, तो बच्चों जो ये पेनक्रियाज है, ठीक है, इसमें यहाँ पे एक पेनक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है और ये डक्ट यहाँ पे आके ओपन होती है कि इसमें ड्यूडेनम में, किस में ओपन होती है, ड्यूडेनम। दूसरी बात, जो अपना लीवर होता है, लीवर से दो डक्ट आती है, राइट और लेफ्ट लोब से दो डक्ट, जिनको हिपेटिक डक्ट बोला जाता है। हिपेटिक डक्ट आपस में मिलके कॉमन हिपेटिक डक्ट बनाती है और यहाँ से फिर ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये किस में आके खुलती है, इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, गॉल ब्लैडर। क्या होती है बच्चों, जीबी, गॉल ब्लैडर। तभी तो आप पढ़ते हो ना, बाइल का प्रोडक्शन लीवर में होता है, लीवर से जो बाइल है वो कहाँ पे आता है, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ पे, ड्यूडेनम में आ जाता है। गॉल ब्लैडर से कहाँ पे आता है बच्चों, ड्यूडेनम में आता है, यहाँ पे। तो जहाँ पे जिस जगह ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे ओपन होती है, इसी के साथ में ये पेनक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ पे ओपन होती है, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है, ठीक है बच्चों, एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है। यहाँ पे दोनों आके क्या होती है, ओपन होती है, किसमें, ड्यूडेनम में। तो ये पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ बताने की कोशिश की आपको, तो आई होप समझ में आ गया होगा। टेल और हेड पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में थोड़ा ब्रीफली रिव्यू कर देता हूँ मैं बच्चों। जो पेनक्रियाज है ये एंडोक्राइन का काम भी करती है, एक्सोक्राइन का काम भी करती है और एंडोक्राइन का काम भी करती है। तो देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन यानी एंजाइम्स को रिलीज करती है, और एंजाइम्स को रिलीज कौन से पार्ट्स हैं, स्पेशली बॉडी और हेड पोर्शन। टेल से तो क्या होता है, एंडोक्राइन का काम, बॉडी और हेड किसका काम करते हैं, एक्सोक्राइन का। तो इसका 99% ऑफ द पेनक्रियाज यह एक्सोक्राइन काम होता है, 99% है वो एक्सोक्राइन काम होता है, 1% है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, 1% एंडोक्राइन की तरह काम करती है। अब जो एक्सोक्राइन का काम करती है उनको एसिनार बोला जाता है। उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एसिनार बोलते हैं। तो उनसे जो रिलीज होने वाले बच्चों एंजाइम्स से, उन एंजाइम्स को अपन याद कैसे रखेंगे, TAL, टाल के नाम से, TAL टाल याद रखना आपको, टाल। तो ये 3 एंजाइम होते हैं जो पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं और एक्सोक्राइन का काम करते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, एस से एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, और एल से लाइपेज। ये 3 एंजाइम होते हैं जो पेनक्रियास के कौन से पार्ट से, एसिनार पार्ट से रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन का डाइजेशन, इसीलिए तो अपन ने एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन पढ़ा है पेनक्रियाज को। पेनक्रियाटिक एमाइलेज का क्या फंक्शन होता है, तो आप जानते हो अच्छी तरह से, एमाइलेज का फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, क्योंकि सेलाइवरी जो एमाइलेज है वो भी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। ये पेनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला एमाइलेज है, तो ये क्या करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है, एल से एल याद रखना आपको, एल से एल लिपिड का डाइजेशन करता है, ठीक है बच्चों, लाइपेज। तो ये 3 एंजाइम होते हैं। इसी के साथ में एंडोक्राइन का थोड़ा अपन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एंडोक्राइन जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, पिग्स याद रखना, PIGS। तो पिग्स से यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, सबसे पहले इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन बनते हैं। पेनक्रियाटिक इंसुलिन बनता है,
पेनक्रियाटिक ग्लूकागोन होता है और एक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है। तो ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं कहाँ से? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज के टेल पोर्शन से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चारों हार्मोन है कहाँ से रिलीज होते हैं? पेनक्रियाट के टेल पोर्शन से। तो उसको बोलते क्या स्ट्रक्चर को? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको क्या बोला जाता है? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है इस स्ट्रक्चर को, जो एंडोक्राइन की तरह काम करती है, और एसिनार बोला जाता है जो एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। तो ये तो अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो गया रिगार्डिंग पेनक्रियाज ग्लैंड। इसके बाद में अपन अपना मेन टॉपिक तो क्या है? पेनक्रियाटाइटिस। तो बच्चों ये 2 वर्ड से मिलकर बना है पेनक्रियाज प्लस आइटिस। तो यू नो वेरी वेल कि जिस वर्ड के पीछे आइटिस लग जाता है उसका मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे पेनक्रियाज प्लस आइटिस, तो यह 2 वर्ड से मिलकर बना है बच्चों। क्या हो गया? आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। और किसका इन्फ्लामेशन? पेनक्रियाज का। तो जब पेनक्रियाज जो ग्लैंड है उसका इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोला जाता है पेनक्रियाटाइटिस। उसी को क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है बच्चों, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज को क्या बोला जाता है? पेनक्रियाटाइटिस बोला जाता है। अब इसके टाइप्स की अगर बात करें अपन, तो टाइप्स है बेस्ड ऑन ऑनसेट, बेस्ड ऑन ऑनसेट और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन और ऑनसेट के बेसिस के ऊपर पेनक्रियाटाइटिस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, सेकेंड वन क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है बच्चों, 2 टाइप के पेनक्रियाटाइटिस होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक, बेस्ड ऑन ऑनसेट और ड्यूरेशन। तो देखो, आल्सो कोल्ड पेनक्रियाज को स्वीट ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है या, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है पेनक्रियाज। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में काउंट किया जाता है। सिचुएटेड बिहाइंड स्टोमक। स्टोमक में, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था आपको, स्टोमक के जस्ट पीछे सिचुएटेड होता है पेनक्रियाज। और शेप अपने हाथ के आकार का शेप का होता है पेनक्रियाज। और अगर आपसे क्वाड्रेट पूछे कौन से क्वाड्रेट में होता है, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेट में। ये कौन सा क्वाड्रेट हो गया बच्चों? लेफ्ट अपर क्वाड्रेट। तो पेनक्रियाटाइटिस का पेन भी कहाँ पे आपको फील होगा, या पेशेंट कौन सी जगह पेन बताएगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेट। याद रखना, स्टोमक का मेन पार्ट लेफ्ट साइड में होता है, तो उससे याद रख सकते हो। स्टोमक के जस्ट पीछे पाया जाता है, तो किस साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और कौन सी साइड में? अपर क्वाड्रेट। कौन से में? अपर क्वाड्रेट। टेल जो पार्ट होता है वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है, जो लगभग 1% पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, पिक्स मैंने यहाँ पे इससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में आपको बता दिया है। पेनक्रियाटिक पेप्टाइडेज हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं पेनक्रियाज के टेल पार्ट से। हेड है उसका मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। ये कई बार पूछा गया कि उसने पेनक्रियाज के कौन से पार्ट का मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है? हेड पार्ट का। एक्सोक्राइन है वो 99% पार्ट करता है, जिसमें टाल 3 एंजाइम होते हैं जो यहाँ से प्रोड्यूस और सीक्रेट होते हैं। ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज किसका करता है? लिपिड का डाइजेशन करता है। देखो बच्चों, ये पेनक्रियाज होती है, ये लीवर है,
तो लीवर के जस्ट नीचे बोल सकते हैं अपन, लीवर के जस्ट नीचे, और ये स्टोमक है, तो स्टोमक के जस्ट पीछे की साइड होता है ये, स्टोमक के पीछे की साइड, लीवर के नीचे की साइड, यानी अपर लोअर क्वाड्रेंट। अपर लोअर क्वाड्रेंट में क्या पाया जाता है? पेनक्रियाज पाया जाता है। ये टेल पोर्शन होता है, ये बॉडी होती है, और ये हेड होता है पेनक्रियाज का। देखो अब थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये पेनक्रियाज के बच्चों, ये क्या है? पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, जिससे जो भी एंजाइम है वो कहाँ पे जाएंगे? ड्यूडेनम में जाते हैं। ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, जिसको अपन ड्यूडेनम बोलते हैं, जो किससे जुड़ता है? ऊपर की साइड स्टोमक से जुड़ता है। तो यहाँ पे स्टोमक से जुड़ता है, नीचे ड्यूडेनम आ गया, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब इधर से तो पेनक्रियाटिक डक्ट आती है इसमें, और ऊपर से ये कॉमन बाइल डक्ट आती है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट आती है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों जिस जगह आती है उसको एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है। जहाँ पे ड्यूडेनम में ये दोनों डक्ट खुलती है, उस साइट को एम्पुला ऑफ वेटर बोला जाता है। एम्पुला ऑफ वेटर वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है जीबी गोल ब्लेडर, जिसमें लीवर के दोनों लोब से, ये लीवर है ऊपर, लीवर के दोनों लोब से क्या आता है? बाइल आता है, स्टोर होता है गोल ब्लेडर में, यहाँ से रिलीज होता है, ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में जाने के बाद में जो आप खाने में वसा खाते हो, जो घी खाते हो, जो तेल खाते हो, जिसमें फैट पाई जाती है, उसका इमल्सिफिकेशन करता है ये बाइल। बाइल क्या करता है? उसका इमल्सिफिकेशन करता है, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये फंक्शन देखने को मिलता है। अब अगर किसी बंदे के पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो गया, यानी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी पेनक्रियाज, तो उसका क्या डाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लाइपेज नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। प्रोटीन का तो फिर भी होने का चांस है, क्योंकि पेप्सिन प्रेजेंट है ऑलरेडी पहले से स्टोमक में, तो वो कर देगा थोड़ा बहुत डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि सेलाइवा से, माउथ से एमाइलेज सिक्रेट हो रहा है, तो ये नहीं आ रहा एमाइलेज, तो क्या हुआ? माउथ वाला एमाइलेज डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। लेकिन स्पेशली फैट का डाइजेशन होना बहुत इम्पॉसिबल की तरह हो जाता है, क्योंकि लाइपेज तो केवल पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। तो ये डायग्राम अगर आपके समझ में आ गया है, इसके बाद में डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज इज आल्सो नाउन एज पेनक्रियाटाइटिस। इसके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक्यूट और क्रोनिक। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से साइन और सिम्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका जिक्र करने वाले हैं इसके बाद में अपन, ठीक है। जो आपके एमसीक्यू बनते हैं पेनक्रियाटाइटिस के रिगार्डिंग, वो एक तो मैनेजमेंट से बनेंगे, दूसरी बात किससे संबंधित बनेंगे? साइन सिम्टम। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो साइन सिम्टम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, एक मैनेजमेंट से, तो उनकी बात अपन करने वाले हैं। टाइप्स है, दो टाइप के हो गए, एक्यूट और क्रोनिक। अब इटियोलॉजी की बात करते हैं, तो पेनक्रियाटाइटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इटियोलॉजी की बच्चों मेनली बात करें अपन, तो एल्कोहल एब्यूज की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन कॉज होता है। पेनक्रियाटाइटिस होने का जो मेन रीजन होता है वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, पहले से ब्लड में लिपिड का लेवल ज़्यादा है, तो ये भी कोज कर सकता है पेनक्रियाटाइटिस। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से भी पेनक्रियाटाइटिस कोज हो सकता है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक ट्रोमा हो सकता है। पता चला पेशेंट के चोट लगी है, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट गिर गया, उसकी वजह से भी अगर पेनक्रियाज के चोट लगती है तो वहाँ पे घाव हो जाता है, वुंड हो जाता है, और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर कभी कभी सर्जरी की जाती है, उस कंडीशन में भी अगर पेनक्रियाज के क्या हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन देखने को
मिल सकता है। बलेंट और पेनेट्रेटिंग कोई भी अगर टाइप का ट्रोमा है तो उसमें भी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा पेनक्रियाटिक डक्ट का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो जो भी एंजाइम वगैरह सिक्रेशन वो आगे नहीं जा पाएंगे और उसी जगह स्टेसिस यानी जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओबेसिटी और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये भी रिस्क फैक्टर माना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ओसीपी लेते हो आप, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो, जिनको हनीमून पिल्स भी बोला जाता है बच्चों, और न्यूली मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से भी ओसीपी को जाना जाता है। यह कई बार एमसीक्यू बन के यहाँ से पूछा गया है कि न्यूली मैरिड कपल के लिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इज ओसीपी। इसके अलावा इनको हनीमून कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कोई बंदा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है तो यह भी क्या कर सकते हैं, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस्मिक वेस्कुलर डिजीज। अगर कोई ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है, पेनक्रियाज की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड हो रही है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में भी धीरे धीरे वहाँ नेक्रोसिस और इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई भी एक कोज होता है पेनक्रियाटाइटिस का। एब्डोमिनल ट्रोमा, चाहे पेनक्रियाज की चोट लगी है चाहे एब्डोमिन की चोट लगी है, उस कंडीशन में भी पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा जो कोलीलिथियासिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। कोलीलिथियासिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये दो वर्डों से मिलकर बना है और आपसे कई बार पूछा जाता है। कोली और लिथियासिस, CHOLI। कोली हमेशा वर्ड किसको इंडिकेट करता है, गोल ब्लैडर को, और सिस्ट वर्ड यूरिनरी ब्लैडर को। ये दोनों में आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दो वर्ड होते हैं, कोली वर्ड गोल ब्लैडर के लिए यूज करते हैं, सिस्ट वर्ड यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज करते हैं। सिस्टोस्कोप एक ऐसा उपकरण या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी सहायता से अपन यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को देखते हैं या विजुलाइज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टोस्कोप। ये सिस्ट वर्ड किसके लिए आया बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। यहाँ पे कोली वर्ड किसके लिए आता है, गोल ब्लैडर के लिए। कोली वर्ड गोल ब्लैडर के लिए आता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो कोली यानी गोल ब्लैडर और लिथियासिस यानी होता है स्टोन फॉर्मेशन। लिथियासिस यानी होता है स्टोन फॉर्मेशन। तो जब गोल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है उसके लिए मेडिकल टर्म होती है कोलीलिथियासिस, और जब किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है उसको रीनल लिथियासिस। तो बस आपको ये वर्ड याद रखना है, लिथियासिस यानी स्टोन फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों। तो कोलीलिथियासिस यानी अगर गोल ब्लैडर में भी स्टोन हो रहा है तो वो भी इंजरी कर सकता है पेनक्रियाज को, पेनक्रियाटिक डक्ट को, और पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन कोज हो सकता है। तो ये कोज होते हैं, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं किसके लिए, और बच्चों जेएनसी की तरफ से आपके लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए अलग अलग सिलेबस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा हर सब्जेक्ट का, तो हर टॉपिक वाइज। तो बिल्कुल वो भी बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड की गई आपको क्लासेज मिलेगी। तो जो भी बच्चे परचेज करना चाहते हैं और बिल्कुल चाहते हैं कि आपको हेल्प मिले आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको बिल्कुल बेसिक की हेल्प मिले, तो उसके लिए आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो जेएनसी का, और ये कोर्स परचेज कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी और जीएनएम नर्सिंग का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे रिकॉर्डेड अवेलेबल है बच्चों। अब इसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसके साइन सिम्टम होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं पेनक्रियाटाइटिस के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें सबसे मेन जो दो पूछे जाते हैं आपसे साइन और सिम्टम, तो वो दो होते हैं, दोनों याद है, जिनका डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले गरे टर्नर सिंड्रोम साइन, गरे टर्नर साइन, ठीक है बच्चों। सेकंड होता है कुलिन साइन,
सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 साइन याद रखने हैं आपको। अगर पेनक्रियाटाइटिस आप पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 साइन होते हैं। एक तो ग्रे टर्नर साइन होता है, एक कुलिन साइन होता है। ठीक है बच्चों। तो कुलिन साइन क्या होता है, जब पेरी अम्बलाइकल एरिया, और पेरी अम्बलाइकल एरिया किसको बोला जाता है, अम्बलाइकस जो होता है बीचों बीच, जैसे ये कोई इंसान है, ये उसका एब्डोमेन है, तो बच्चों यहाँ पे जो बीचों बीच जो नाभि होती है इसको अम्बलाइकस बोला जाता है। अब पेरी अम्बलाइकस, पेरी यानी होता है चारों तरफ परिधि, तो पेरी यानी इसके आसपास का एरिया, ये हो गया पेरी। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, पेरी। तो जब अम्बलाइकस के चारों तरफ का एरिया का डिस्कलरेशन हो जाता है, चारों तरफ के एरिया का अगर डिस्कलरेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है कुलिन साइन। उसको क्या बोलते हैं, कुलिन साइन। तो डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट के पेनक्रियाटाइटिस है, उसके पेरी अम्बलाइकल एरिया में क्या हो रखा है, डिस्कलरेशन हो सका है, तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो उसको कौन सा साइन बोलते हैं, कुलिन साइन। अगर पेरी अम्बलाइकल एरिया, अम्बलाइकस के चारों तरफ का एरिया डिस्कलरेशन हो रखा है, उसको अपन बोलते हैं कुलिन साइन। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है ग्रे साइन। ग्रे साइन में क्या होता है, जो फ्लैंक रीजन होता है, जो फ्लैंक रीजन होता है, और फ्लैंक रीजन कौन सा, अपनी भाषा में क्या बोलते हो, कोल, कोल बोलते हो ना इसको। अरे जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटे होते थे, तो एक ये मुक्का मारते थे कि कोल में मारो मुक्का। ठीक है बच्चों, कहाँ पे, कोल में। तो वो कोल कौन सी होती है, इसको बोलते हैं साइड में, लेटरल बोल सकते हैं, बगल में यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको बोला जाता है कोल, या इस एरिया को बोल सकते हैं अपन कोल बोला जाता है। तो उसको फ्लैंक रीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैंक रीजन, फ्लैंक रीजन। ठीक है। तो अगर फ्लैंक रीजन का डिस्कलरेशन हो रखा है तो उसको ग्रे टर्नर साइन बोला जाता है, उसको ग्रे टर्नर साइन बोला जाता है। तो दोनों का अलग अलग साइड पे डिस्कलरेशन हो रहा है। कुलिन साइन में पेरी अम्बलाइकल एरिया का हो रहा है, और टर्नर साइन में कहाँ पे हो रहा है, फ्लैंक रीजन का। किडनी या रीनल कैलकुलाई वाले पेशेंट के पेन कहाँ पे होता है, फ्लैंक रीजन में होता है, वो भी याद रखना। फ्लैंक रीजन में पेन होता है रीनल कैलकुलाई वाले पेशेंट के। कोल में दर्द होता है, पेशेंट बोलेगा मेरे कोल में दर्द होता है, और कोल आप सभी लोग जानते हो, उस कोल की बात हो रही है, फ्लैंक रीजन बोला जाता है उसको। ठीक है। तो ये दोनों साइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने। कुलिन साइन जब पेरी अम्बलाइकल एरिया का डिस्कलरेशन हो जाता है, टर्नर साइन जब फ्लैंक रीजन का डिस्कलरेशन हो जाता है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, सीवियर एब्डोमेन पेन, स्पेशली कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, वो भी अपर क्वाड्रेंट में, क्योंकि पेनक्रियाज की लोकेशन कहाँ पे थी, अपर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में थी, तो पेन भी तो वहीं होगा जहाँ पे पेनक्रियाज है। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा सीवियर एब्डोमेन पेन होगा, इसके अलावा पेशेंट के नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया होगा, पेशेंट के डायरिया देखने को मिल सकता है, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है पेशेंट के। ठीक है। ये तो कॉमन साइन सिम्टम है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी डिजीज के होने पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइन और सिम्टम आपको देखने को मिले वो दो, कुलिन साइन और टर्नर साइन, ये दो इम्पोर्टेंट है बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें किसकी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है जो सबसे ज्यादा बार अभी तक पूछा गया है पेनक्रियाज से, उस क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन किया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, पेन कहाँ पे हो रहा है उसको पालपेट किया जाता है, पेशेंट से पूछा जाता है पेन कब कब हो रहा है आपके। ठीक है, और क्या इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं, टेंडरनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है पेशेंट के, कहाँ से रेडिएट हो रहा है पेन। इसके अलावा
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट स्टार मार्क कर लेना। बताओ सबसे पहले तो सीबीसी करवाते हैं पेशेंट की। सीबीसी में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई आ रही है तो डायरेक्ट इंडिकेशन है किसका, इन्फेक्शन का। इसके अलावा सीरम एमाइलेज लेवल, और इसको आप स्टार मार्क कर लेना बच्चों। ये आपका भविष्य सुधार सकता है। ये एक क्वेश्चन है वो आपका भविष्य सुधार सकता है, क्योंकि सीरम एमाइलेज लेवल का एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है कि अगर पेनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, सीरम एमाइलेज लेवल, सीरम एमाइलेज लेवल। और एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। वो किसको इंडिकेट करता है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है। ठीक है बच्चों, तो सीरम एमाइलेज लेवल चेक करेंगे तो ये बढ़ा हुआ मिलेगा, तो ये किसको इंडिकेट करता है, पेनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है। क्योंकि एमाइलेज कहाँ से रिलीज हो रहा था, एमाइलेज कहाँ से रिलीज हो रहा था बच्चों, पेनक्रियास से। ठीक है, तो सीरम एमाइलेज चेक करेंगे और ये बढ़ा हुआ अगर मिल रहा है, ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में पेनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है, पेनक्रियाटाइटिस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा सीरम लाइपेज का लेवल भी चेक कर सकते हैं, लेकिन लाइपेज है वो लेट बढ़ता है, कुछ टाइम बाद में बढ़ता है। तो सीरम लाइपेज का लेवल भी चेक करते हैं, लेकिन वो तो क्या डिले बढ़ता है, लेट इंक्रीज होता है। बढ़ने को तो लाइपेज का लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन वो डिले बढ़ेगा। तो सबसे पहला इंडिकेटर तो एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज यहाँ पे स्पेसिफिक अपन मान सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका भी एमसीक्यू पूछा है कि सीरम एमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका मीन्स पेशेंट के एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस है। ठीक है बच्चों, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। इसके बाद में अगर मैनेजमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो अपन ने डिस्कस किया था जब इमरजेंसी ड्रग पड़ी थी उस टाइम में कि मॉर्फिन सल्फेट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो बिल्कुल पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट के लिए मॉर्फिन सल्फेट मॉर्फिन सल्फेट क्या होती है बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि यह स्पिंटर ऑफ ओडाई पे प्रेशर डालती है, स्पिंटर ऑफ ओडाई के ऊपर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। स्पिंटर ऑफ ओडाई को क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, उसके ऊपर प्रेशर डालेगी। इसलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखा जाता है। पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को नहीं दिया जाता मॉर्फिन सल्फेट को, तो फिर क्या देते हैं, मेप्रिडीन दिया जाता है। तो ये कई बार पूछा है कि पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट के पेन हो रहा है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखोगे उस पेन के लिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस मेप्रिडीन हो जाएगी फॉर पेन, फॉर पेन। लेकिन मॉर्फिन सल्फेट उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। मॉर्फिन सल्फेट अपन नहीं देंगे क्योंकि स्पिंटर ऑफ ओडाई का कंस्ट्रक्शन करने की काम करते हैं। कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट को भी नहीं दी जाती मॉर्फिन सल्फेट, हेड ट्रॉमा के पेशेंट को भी नहीं दी जाती मॉर्फिन सल्फेट, रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज वाले पेशेंट को भी नहीं दी जाती मॉर्फिन सल्फेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर को भी डिप्रेस करने का काम करती है। तो यहाँ पे मेप्रिडीन याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनक्रियाटाइटिस के पेन के लिए, और मॉर्फिन सल्फेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो अपन देखते हैं भाई वन बाय वन करके। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सीवियर एब्डोमिन पेन होता है पेशेंट के, एब्डोमिनल टेंडरनेस देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजिड और बोर्ड लाइक एब्डोमिन हो जाएगा। जब पेनक्रियाटाइटिस होती है पेशेंट के तो वहाँ पे बोर्ड लाइक एब्डोमिन और टेंडरनेस भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नोजिया, वोमिटिंग, वेट लॉस होगा और एनोरेक्सिया भी देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों देखने को मिलेंगे। वेट लॉस होगा बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलता है। जॉइंडिस हो जाएगा, ट्रांस हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, जॉइंडिस देखने को मिलेगा और पेशेंट के हाइपरग्लाइसीमिया भी डेवलप हो सकता है। इन सीवियर पेनक्रियाटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर पेनक्रियाटाइटिस में क्या क्या देखने को मिल सकता है, कुलिन साइन,
और कुलिन साइन आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, फिट हो जाना चाहिए, पेरी अम्बलाइकल एरिया। कौन सा एरिया बच्चों? पेरी अम्बलाइकल एरिया, इसको बोला जाता है कुलिन साइन। जब एब्डोमेन और उसके पेरी अम्बलाइकल एरिया का डिस्कलरेशन हो जाता है उसको बोला जाता है कुलिन साइन। दूसरा ग्रे टर्नर साइन। ग्रे टर्नर साइन जब फ्लैंक रीजन, जिसको कोल बोला था मैंने, जिसको अपनी भाषा में अपन कोल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उस कोल की बात करें, उस फ्लैंक रीजन की बात करें, उसका अगर डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लू डिस्कलरेशन, उसको बोला जाता है टर्नर साइन। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है बच्चों। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पेशेंट शोक में भी जा सकता है अगर सीवियर पेनक्रियाटाइटिस है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया होता है लेकिन हाइपोटेंशन होता है, बीपी लो होता है, शोक में भी जा सकता है। ड्यू टू, इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इसका रीजन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन का लॉस होना, लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड इनटू द टिश्यू एंड पेरिटोनियल कैविटी में। जब पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फ्लूइड का लॉस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिया में चला जाता है, बीपी लो हो जाती है। और अगर हाइपोटेंशन होगा पेशेंट के तो बच्चों एज ए कंपेंसेटरी मैकेनिज्म क्या क्या देखने को मिलेगा? टेकीकार्डिया। भाई बीपी लो होता है तो हार्ट कोशिश करता है उसको मेंटेन करने की और हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसको अपन टेकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जब मोर देन 100 बीट पर मिनट हो जाती है उसको टेकीकार्डिया में काउंट किया जाता है। 60 to 100 बीट पर मिनट ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम में सामने क्वेश्चन आता है 60 सही है, 70 है या 90 सही, तो 60 to 100 ये नॉर्मली मानी जाती है। अगर 100 से अबव है तो टेकीकार्डिया होता है, बिलो 60 है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। साइनोसिस भी डेवलप हो सकता है, अगर हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो पेशेंट में साइनोसिस डेवलप हो सकता है, हाइपोक्सिया डेवलप हो सकता है, स्किन कोल्ड हो सकती है। तो ये भी साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं पेनक्रियाटाइटिस में, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे अपन, एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई करेंगे लोकलाइज करने के लिए। इसके अलावा सीरम एंजाइम्स में सीरम एमाइलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीरम एमाइलेज का लेवल चेक किया जाता है, ये बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद में लाइपेज का भी देखेंगे, लेकिन लाइपेज थोड़ा डिले बढ़ता है, लेट बढ़ावा मिलेगा। ब्लड एग्जामिनेशन में अपन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट यहाँ पे किया जाता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिलेगी, वो इंडिकेट करती है किसको? इन्फेक्शन को, इन्फ्लामेशन को बॉडी में। यूरिनरी स्टडी में यूरिन एमाइलेज का लेवल भी चेक किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइकोसूरिया में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है पेशेंट के, तो ग्लाइकोसूरिया भी प्रेजेंट हो सकता है। स्टूल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। द स्टूल ऑफ पेशेंट ऑफन बल्की होगा, पेल होगा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूल कैसा होगा? स्टेटोरिया, व्हाइट कलर का स्टूल होगा, ड्यू टू फैट के इंडाइजेशन की वजह से। फैट का इंडाइजेशन नहीं हो रहा, लिपिड का डाइजेशन नहीं हो रहा, और लिपिड और फैट स्टूल के थ्रू बाहर निकलते हैं, उसी की वजह से फैट का कलर व्हाइटिश होता है, जिसको स्टेटोरिया बोला जाता है। इसको स्टेटोरिया बोला जाता है। स्टूल है उसके साथ में फैट बॉडी से बाहर आती है तो स्टेटोरिया बोलते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लाइपेज और पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसकी वजह से इसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इमल्सिफिकेशन भी नहीं होगा, और उस कंडीशन में स्टूल के साथ फैट आएगा, स्टेटोरिया बोलते हैं बच्चों। मैनेजमेंट की बात करें तो पेन मैनेजमेंट में मॉर्फिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मेप्रिडिन दिया जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेन की मेप्रिडिन, याद रखना। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो मेंटेन रखना है, पेशेंट को रेस्ट पे रखना है, पेशेंट को लिक्विड डाइट देनी है। एक्यूट फेज है तो उसमें एनबीएम पे रखना है पेशेंट को, नथिंग बाय माउथ। आईवी फ्लूइड बिल्कुल देने, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है एंटीवायरल ड्रग देनी पड़ेगी, अगर वायरल इन्फेक्शन है पेशेंट के, ठीक है बच्चों। इंसुलिन थेरेपी भी देनी पड़ सकती है हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में,
रेगुलर इंसुलिन भी यहाँ पे देना पड़ सकता है पेशेंट को। और डाइट थेरेपी में हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन लेकिन लो लिपिड डाइट, लो फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन लेकिन लो फैट डाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट की डाइट हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट डाइट दी जाती है पेशेंट को। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट डाइट दी जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आज का अपना ये सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है। तब तक तो सभी को थैंक यू बच्चों, और कल अपन मिलेंगे नए सेशन में, नए सेशन के साथ अपनी मुलाकात होगी। तब तक सभी को थैंक यू।